तो बढ़ती आगे, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर के निवासी 106 वर्षीय पूर्व विधायक नारायण उर्फ भुलई भाई से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल लिया और आशीर्वाद भी लिया। दरअसल आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से रामकोला ब्लॉक के पगार गांव के निवासी पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ भुलई भाई को कॉल आया, जिसमें उनके प्रपौत्र कुछ समझती की टेलीफोन करने वाले व्यक्ति ने लाइन पर बने रहने की बात करते हुए प्रधानमंत्री को लाइन से जोड़ा। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने 106 वर्षीय पूर्व विधायक श्री नारायण से क्या कुछ बातचीत की। हेलो मोदी जी, बोलो। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नारायण जी प्रणाम। अरे कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप वाह, आपकी कृपा सब ठीक चल रहा है। आपने तो शताब्दी पूरी कर दी। हाँ, 106 हो गया। 106 हो गया। बस यूं ही मन कर गया, मैंने कहा चलिए, आप इतने सारा शताब्दी देखा है, इस वक्त संकट के समय आपके आशीर्वाद ले लूं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप पूजा यशस्वी करें और हाँ, जब तक आप स्वस्थ रहें तब तक आप इस देश का नेतृत्व करें। आपके आशीर्वाद है जी, अच्छा करूं, बस आप लोगों ने जो सीखा है जी वो देश के काम आए, बस यही बात है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत लेकिन तबीयत अच्छी रहती है। बहुत अच्छा। चलिए, पांच पीढ़ी देखी होगी नारायण जी आपने। जी बहुत अच्छा। ये परिवार में भी सबको मेरा नमस्कार कहना जी। बहुत साल हो गए आपको देखा नहीं है, हाँ लेकिन मेरा प्रणाम कर दीजिए जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का असर लगातार फैलता जा रहा है। इस बीच अब दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी कवरेज में शामिल सभी पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में बात की थी और पत्रकारों का टेस्ट शुरू भी हो चुका है। पत्रकारों की कोरोना जांच ईस्ट पटेल नगर स्थित होटल द एक्सोटिका ग्रांड में की गई है। तो वहीं अब हरियाणा के 10 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी है। विज ने हरियाणा की रिकवरी रेट 57% होने पर खुशी जाहिर की है। मानेसर में कोरोना टेस्ट किट बनने पर विज ने कहा कि हमने चाइना का 1 लाख किट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। चाइना से मंगवाई गई 1 लाख रैपिड किट टेस्ट का ऑर्डर रद्द करने के हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विज ने बताया कि हमने चाइना की 2 कंपनियों के ये ऑर्डर्स कैंसिल करके साउथ कोरिया की कंपनी मानेसर में कोविड-19 टेस्ट किट बना रही है, जिसे 1 लाख किट का ऑर्डर दिया था और जिसने पहली में 50,000 किट हरियाणा को सौंप दिए हैं। ये किट हमें चाइना से सस्ती और बेस्ट क्वालिटी की मिल रही है। बननी शुरू हो गई और हमने जो चाइना से किट आनी थी उसका हमने 2 फर्मों को, एक को 60,000 का, एक को 50,000 का ऑर्डर दिया हुआ था। हमने वो कैंसिल करके हमने ये साउथ कोरिया की कंपनी है मनेसर में, हमने उसको 1 लाख किट का ऑर्डर प्लेस किया है और उसमें से 25,000 किट उन्होंने हमें दे भी दी हैं और बहुत सस्ती हैं, लगभग आधे रेट पर है चाइना की किट से। हरियाणा में जो कोरोना योद्धा हैं वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा आज सारे देश में कोरोना ठीक होने में सबसे आगे है। यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट डबल होने की रफ्तार है वो 14 दिन है, जबकि केंद्र की 7.5 दिन है। यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो 57% है, जबकि केंद्र का 16% है। तो ये सारा कोरोना योद्धाओं की कर्मठता, डेडिकेशन का नतीजा है।
तो वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के भुजपरा चौराहे के पास सब्जी ठेले वालों को हटवाया जा रहा था कि तभी ठेले वालों में आपस में विवाद हो गया और दोनों पथराव करने लगे। तो वही पथराव के दौरान मौके पर पहुंचे एक लापता पुलिस कर्मी के सिर पर भी चोट लगी है, जिसके बाद एसएचओ कोतवाली समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं जोधपुर में उदय मंदिर और नागौरी गेट इलाके में सर्वाधिक कोरोना का प्रसार हुआ है। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस पर भी पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कल ही जोधपुर के पूर्व और वर्तमान पार्षदों का फीडबैक भी लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब न्यूज इंडिया के प्रधान संवाददाता ने इस मामले में कोई विशेष दिशा निर्देश देने को लेकर प्रश्न पूछा, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कर्फ्यू की पॉलिसी वही लागू है जो भीलवाड़ा में अपनाई गई थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने पुलिस डीजी को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। अब न्यूज इंडिया से नीरज शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना बिंदु रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आपने जोधपुर के पूर्व पार्षदों से और वर्तमान पार्षदों से फीडबैक लिया है। क्या आप वहाँ नागौरी गेट और उदय मंदिर जो थाना क्षेत्र है उनके लिए कोई विशेष निर्देश देंगे? क्योंकि लोग जो हैं अभी भी बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। आज पुलिस कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए गए, इस तरह की स्थिति बनी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको कि जोधपुर के अलावा भी फीडबैक कई जगह मैंने लिए हैं। जैसे मैंने भी कहा, सब लोग संतुष्ट हैं बाय एंड लार्ज सब व्यवस्थाओं से। और ये कर्फ्यू वाली जो पॉलिसी है जो भीलवाड़ा में अपनाई गई थी, वो आधार है सब जगह का। अब उसमें कई बार शिकायत आती है कि कहीं कर्फ्यू में लोग निकल जाते हैं या पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कल ही डीजी पुलिस को निर्देश दिए हैं, पूरे राजस्थान में सख्ती से आप इसको पालन करवाएं। जहाँ कर्फ्यू लग जाता है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, इसके अंदर कोई लिहाज नहीं हो, क्योंकि ये तो जिनके जो तकलीफ पा रहे हैं कर्फ्यू के अंदर, उनकी जीवन रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो जिनकी जिंदगी बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, उनको खुद को आगे सेव करना चाहिए। घरों में बंद रहने में क्या तकलीफ होती है सब समझ सकते हैं। और पूरा मुल्क घरों में बंद है, क्वारंटाइन में एक प्रकार से ऑफिशियली नहीं है तो समझ लीजिए कि इम्पोज्ड है, क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया है देश को और प्रदेश को। इसलिए उनको पूरा सेव करना चाहिए। और जोधपुर के लिए मैंने ये कहा है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्टनेस रखें वहाँ पर जहाँ कर्फ्यू लगे हुए वहाँ पर, और उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ घटनाएं जो आई है सामने, जो आपने इशारा किया, जो पत्थरबाजी हो, चाहे वो मिसबिहेव करने की बात हो, वो तमाम लोगों में कहना चाहूँगा कि जब आपकी जिंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान की रिस्क पर काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे मेडिकल के डॉक्टर्स हो या मेडिकल के फेटर्निटी के लोग हों, उनका कोई मुकाबला नहीं। उनको जितना हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में हम लोग मेडिकल परिवार के डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, टेक्नीशियन हो, जो भी हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। आज 2-2.5 महीने होने आए हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस के कांस्टेबल तक लगे हुए, सड़कों पर लगे हुए हैं, उनके भी परिवार हैं। सरकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं जिनको ड्यूटी दी गई है कोरोना से जंग के लड़ाई लड़ने की। तो क्या हमारे जो आम लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए उतरे मैदान में, क्या वो थोड़ा अनुशासन नहीं रख सकते? क्या पूरी तरह अनुशासन का पालन करना चाहिए उनको। और जो मिसबिहेव करेगा उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद नीरज जी।
तो वहीं कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल ने मंगलवार को रामगंज का दौरा किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके साथ मौजूद रही। केंद्र से आई टीम ने दौरे के दौरान कई खामियां पाई। इस बारे में पुलिस अफसरों से बातचीत भी की गई। इस बातचीत के आधार पर ही आज से परकोटा समेत शहर भर की पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने इलाके में और ज्यादा सख्ती बरतें। परकोटे में 7 थाना इलाकों का लगभग पूरा क्षेत्र कर्फ्यू के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी कई छोटी गलियों से लोग निकल रहे हैं। इस बारे में पुलिस अफसरों ने अब इन गलियों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा, अस्पतालों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों और 15 अन्य अधिकृत किए गए अस्पतालों में 7 दिन के भीतर वेंटिलेटर और आईसीयू लगाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकारों को इससे अधिक समय नहीं दिया जा सकता है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो सरकार के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले की ऑनरेबल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी पक्षों ने अपना जवाब दाखिल किया था और कोर्ट के सामने स्थिति आई थी कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, उन सभी 15 अस्पतालों में कई जगह पर वेंटिलेटर स्थापित नहीं हो पाए हैं, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर होना अनिवार्य है। तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, जिनमें पर्वतीय जिलों के अस्पताल भी शामिल हैं, वहाँ पर वेंटिलेटर स्थापित किए जाएं और अगली सुनवाई में ऑनरेबल कोर्ट को अवगत कराया जाए कि वेंटिलेटर स्थापित कर दिए गए। तो वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत वर्षों में किसानों के बकाया भुगतान मामले में सुनवाई की। इस दौरान छोटे और लघु किसानों की समस्या पर विचारार्थ करते हुए राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या छोटे और लघु किसानों को 100 क्विंटल तक गेहूं बेचने वाले किसानों को 50% भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने को लेकर सवाल किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किसानों के गन्ने का विगत और वर्तमान वर्ष के साथ ही 7 माह पहले धान की खरीद का लगभग 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान बकाया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जाए। डबल बेंच में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आज उस परिप्रेक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई और न्यायालय ने सरकार से कहा कि ऐसे किसान जो 100 क्विंटल से नीचे गेहूं क्रय केंद्र में गेहूं बेचते हैं, उन्हें बेचने के 48 घंटे के अंदर 50% भुगतान करना चाहिए और इसकी समीक्षा के लिए आने वाले 24 अप्रैल को फिर इस बारे में सुनवाई की जाएगी। तो वहीं कोरोना वायरस के चलते देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच शुरू होने जा रहे रमजान की माह को लेकर काशीपुर पुलिस द्वारा कोतवाली में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट, सीओ काशीपुर मनोज कुमार ठाकुर, कोतवाल चंद्रमोहन सिंह के अलावा क्षेत्र के तमाम मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समाज से जुड़े तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए रमजान की सभी इबादत घरों में ही करने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की हिदायत दी गई। कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो गाइडलाइन भारत सरकार और राज्य सरकार से आई है, उसी के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। रमज़ान को लेकर के भी हमारा वही रुख रहेगा, हमारे द्वारा मीटिंग में भी बताया गया है। जो इसमें एडवाइजरी जारी हुई है भारत सरकार के द्वारा, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और एक जगह पर 5 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। धार्मिक गतिविधियाँ नहीं हो पाएंगी, उसमें ताले लगे रहेंगे। पब्लिक के लिए रिलीजियस जो धार्मिक जगह है वो बंद रहेगी। तो यही निर्देश हमारे हैं। हमारे द्वारा बताया गया है कि लोग बाग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे, तराबियाँ वगैरह अपने घरों में ही करेंगे।
हमारी उनसे डिमांड थी कि मस्जिदों में जो हमारी मस्जिदें हैं वो पड़ी हैं, उसमें कुछ जो हमारे नमाजी आजकल आ रहे हैं, कोई नमाजी आता नहीं, सिर्फ 5 लोग जो मस्जिद के लोग हैं, मुअज्जिन और इमाम हैं, वही रहते हैं। उसमें कुछ तादाद कुरान शरीफ तिलावत करिए, तादाद बढ़ जाए। और हमने कहा अगर आपको सही लगता है तो करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। और उसके अलावा हमारी उनसे डिमांड थी कि क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो रखा है मस्जिदों के लिए लाउड स्पीकर से अजान ना हो, तो उसको देखते हुए हमने कहा था, जब हमारे यहाँ रमज़ानों में सिस्टम चला आ रहा है ज़माने से कि अफ्तार में सायरन बजता है और सहरी में भी सायरन बजता है, तो सहरी में 3 बार सायरन की व्यवस्था की जाए, 1 घंटे का प्रांत समय शुरू होने से पहले ख़त्म होने तक, और अफ्तार में 1 बार जब रोज़ अफ्तार हो उसको सायरन की। कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा ने कोतवाल सुधीर कुमार के साथ शहर का मुआयना किया। आपको बता दें कि शासन प्रशासन लॉकडाउन का कठोरता से पालन करवाने के लिए मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। शहर का जायजा लेने आए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसके मीणा ने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बैंकों में लग रही भीड़ पर बैंक प्रबंधन को भी फटकार लगाई। शराब के ऊपर हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और कहीं भी कोई सूचना है तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और आपके हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, 112 पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। जो भी सूचना जिसको मिलती है तत्काल अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। तो वही राजस्थान के दौसा में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ये नए मरीज लालसोट कस्बे में मिले हैं, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। ऐसे में लालसोट कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। हालांकि यहां एक लैब संचालक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से ही प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था। हालांकि दौसा जिला मुख्यालय पर संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वही दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के बावनपाड़ा निवासी सेना के जवान कमल सिंह गुर्जर की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कमल सिंह को गुजरात के भुज में सैनिकों की उपस्थिति दर्ज करते समय हार्ट अटैक आ गया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सैनिक की मौत की खबर से क्षेत्र के लोगों में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि कमल सिंह गुर्जर सेना में करीब 1.5 दशक पहले भर्ती हुए थे, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में तैनात थे। सैनिक के परिवार में एक बेटा और 2 बेटी है। आपको बता दें कि कमल सिंह के पार्थिव शरीर का मंगलवार को उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया, जहां राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने उनको पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी। तो वही लखनऊ के सदर थाना कैंट क्षेत्र में पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन में अपने घरों से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर दूसरे क्षेत्र में जा रहे लोगों को पुलिस के रोके जाने पर पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं पथराव में कैंट थाना के पुलिस के कर्मी पर पत्थर लगने से वो घायल हो गए। हालांकि हमला करने वाले उपद्रवी मौके से फरार हैं। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ का ये वही इलाका है जहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ था और अब 25 से ज्यादा जमाती यहां से पकड़े गए थे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर लखनऊ से तस्वीरें सामने आई है, जहां लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने पर जब पुलिस ने रोका तो लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। आपको बता दें कि पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। तो यहाँ आपको बता दें कि वही इलाका है जो कि लखनऊ में फिलहाल हॉटस्पॉट भी बना हुआ है, जहाँ से एक साथ कुछ दिनों पहले 25 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो लॉकडाउन का उल्लंघन कर ये लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे।
लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोका तो इन्होंने पथराव किया। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता नीरज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीरज, दूसरी तस्वीर यहाँ पर लखनऊ से सामने आ रही है। पहले हमने अलीगढ़ की तस्वीर देखी थी और दूसरी है लखनऊ से, जहाँ पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है। क्या कुछ फिलहाल जानकारी है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुआ है, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है उनकी? देखिए, ये लखनऊ का सदर इलाका है और ये वही इलाका है जहाँ पर करीब 16 लोग मिले थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, वो जमाती थे। और उसके बाद इस इलाके को काफी सील कर दिया गया था और तमाम पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। इस इलाके में आज पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे के पास जो रेलवे लाइन है वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो इन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एक पुलिसकर्मी की नाक पर चोट आई है और फिलहाल पुलिस इन लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग भाग चुके हैं। अब इनकी शिनाख्त की जा रही है, लेकिन ये काफी शर्मनाक है कि जहां पर इस तरह के मरीज मिल रहे हैं वहां पर पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सोची समझी साजिश के तहत कुछ एजेंडे कुछ विशेष तौर पर चलाए जा रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि आखिर ऐसी ही जगहों पर क्यों पथराव और पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो भी खासकर राजधानी लखनऊ में। जी, अब क्या कुछ फिलहाल आगे की कार्रवाई करने की तैयारी यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है? देखिए, इन सभी के खिलाफ धारा 128 के तहत कार्रवाई की जाने है और जो लोग भी इसमें शामिल है पुलिस इनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी नीरज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ की तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिसकर्मी इसमें घायल हुआ है। तो लोगों को घरों से बाहर निकलने पर ये पुलिसकर्मी रोक लगा रहे थे, जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन मना करने पर इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस बल तैनात उस इलाके में किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।